मसीह यीशु के फतेह मंजलारे नाम में आप सबको सलाम। मैं डीकन्स नेशंस टॉक में आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोतबर और बड़े प्यारे भाई फरहान अयूब मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं स्पिरिट ग्रुप्स के, और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी कौम के लिए दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। खुदा ने अपने बंदा को बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कौम की तरक्की के लिए। सो आज हमने मुनासिब जाना कि फरहान अयूब साहब से बैठकर उन तमाम तर बातों पर डिस्कस किया किया जाए जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और इनके हल की तरफ भी देखा जाए। हमारी कौम का क्या रिस्पॉन्स है, हम इस पे भी बात करेंगे, और कौम के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। इन तमाम तर बातों पर हम डिटेल में आज भाई के साथ बातचीत करेंगे। सो मैं सबसे पहले फरहान भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया और इस शो में हमारे पास आए ताकि हम इसमें अपनी कौम के लिए बातचीत कर सकें। तो पहला सवाल मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आपसे ये करना चाहूंगा कि आप सानिया जड़ावाला के बाद जड़ावाला में 3 दफा गालिबन आप गए, आपकी टीम वहां गई, आपने मेडिकल कैंप्स भी किए, आपने लोगों की फाइनेंशियल इमदाद भी की, और भी बहुत सारे काम आपने फ्लाई वहां पर जाके किए। तो आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया? एक तो ये आप चीज इसमें डिटेल में बताएंगे। दूसरा, आप ये ठीक है। बताएं कि आपके वहां जाने के बाद और जाते वक्त वहां पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, और आपने वहां लोगों के लिए क्या कुछ किया है। क्या वो कम है, अभी उसकी जरूरत है मजीद लोगों को मदद की, या इनफ है? सबसे पहले तो सुनील भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और सी वाई एफ की पूरी टीम का, कि आपने ये टाइम दिया और मुझे एंगेज किया कि मैं अपनी कौम के हवाले से आपसे बात कर सकूं। और मुझे आपका भी पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं अपनी कौम के लिए और ख्वाहिशमंद हैं कि हम आसमान की बुलंदियों को छुएं। तो मैं आपके जज्बे की भी कदर करता हूं और जो आपके क्वेश्चंस हैं इनके तनाजुर में मैं जो वन बाय वन बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेडिकल कैंप्स के हवाले से, कि मेडिकल कैंप्स जो हैं वहाँ पे हम गए थे पूरा बैकअप के साथ, डॉक्टर और नर्सेज और साथ में मेडिसिन के। और वहाँ पे हमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में मिली, वो एक तो था कि लोग डिप्रेस्ड थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सानहा ऐसा था, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था। और उसकी वजह से उनको नींद के मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे, जिसके जिसकी वजह से मेंटली हेल्थ जो है वो उनकी डिस्टर्ब हो रही थी। दूसरा जो इशू हमें वहाँ पे मिला सबसे ज़्यादा, वो था स्किन इन्फेक्शन के इश्यूज थे ज़्यादा। सही। और उसकी वजह ये थी कि शायद गालबन वहाँ पे कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया था जलाने के लिए, जिसकी वजह से स्किन पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आया था। ये था। फिर उसके बाद जो हमारी कॉमन डिजीजेज हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, उसके बाद डायबिटीज है, ये सारी चीजें हमें वहाँ पे फेस करने को मिली और हमने उसको खुदावंद के फजल से ट्रीट किया। और हम गालबन हम 3 दफा वहाँ पे गए और तीनों दफा हम पूरे बैकअप के साथ गए थे और अपना पूरी टीम के साथ गए थे। लेकिन इसमें एक चीज जो काबिल गौर है वो है हमारी कौम का रवैया और इनका बिहेवियर। हम्म। मेडिकल कैंप के हवाले तक तो हमें पता था कि हम इसमें काफी एक्सपर्ट हैं, हमारी एक्सपर्टीज है, खुद हमारी अपनी फील्ड है। तो हमने उसको जैसे भी था मैनेज किया। लेकिन जब क्योंकि हम कुछ कलेक्शंस भी लेके गए हुए थे जो डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, उसमें चारपाइयाँ थी, उसमें कुछ गिफ्ट पैक्स थे। तो ऐसा कुछ था, चीजें जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अब हुआ क्या, वहां पे मेडिकल कैंप लगाते हुए हमने चीजें ऑब्जर्व करनी कि जो कोई लोग चीजें लेके आ रहे हैं वो लाके अपना ट्रक खड़ा करते हैं, लोग घेरा डालते हैं और लेके गायब, हम्म। चीजें उठाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब हमने वहां पे पहले क्या किया कि हमने वन बाय वन हर घर में जाके विजिट किया। हमने लोकल बंदे को वहां पे अपने साथ मिलाया और हमने उससे मालूमात ली कि बताओ कि इस वक्त तक किसके घर में कितना कितना समझते हो क्या क्या कुछ आ चुका हुआ है। और जो इंकशाफात थे वो हैरान कुन थे। अब उसमें से हमने स्क्रूटनी करनी थी कि कौन सा बंदा एलिजिबल है जिस तक हमने पहुंचना है। और आप बिलीव करो कि जहाँ पे मेन वाकया हुआ है वहां पे हमें कोई एक बंदा भी एलिजिबल नहीं मिला जिसकी हम सपोर्ट करते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ लेके बैठ के हुए थे। लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज थे, ठीक है, वहां पे काफी ऐसी फैमिलीज थी जिनकी हेल्प होना बाकी थी।
हम्म। जिनके घर भी जले थे। अब ये जत्था ऐसे निकला था कि इसने मेन बस्ती को तो टारगेट किया ही किया, लेकिन जो सराउंडिंग में क्रिश्चियंस बैठे हुए थे उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी टारगेट किया। अब हम वहां पे उन फैमिलीज तक गए। अब मेन बस्ती में जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो थी खास तौर पर हमारी खवातीन का रवैया। इनका रवैया ये था कि जी सानू नहीं दे रहे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ आए हो अगर साड़ी ਤੁਸੀਂ मदद नहीं करनी ਤੇ। तो इस तरह का रवैया जो है ना, हम नॉन सीरियस रवैया इसको आप कह लें कि अगर आपके पास चारपाई है तो चारपाई उसको मिलनी चाहिए जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े आगे हुए हैं तो कपड़े उसको मिलने चाहिए जो 4-5 दिन से एक ही कपड़ों में है। लेकिन हमारी ये आदत है कि बस दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहात इसमें हमारी डीएनए की भी शामिल है, क्योंकि हम बहुत निचली जातों से कन्वर्ट होके आगे आए हुए हैं। और हमारी जो डीएनए में चीज शामिल है वो सिर्फ है दे दे दे। हम देने वालों में से नहीं है, हम सिर्फ मांगने वालों में से। जब देने की बारी आती है तो हम राह फरार हासिल कर लेते हैं। हो जाता इसकी एक मिसाल अभी आपसे बात हो रही थी, यशवा लहरू साहब ने एक फंड क्रिएट किया है जिसमें बच्चे जो हैं वो यूके जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। है। अब उस ग्रुप में कोई 11,000 लोग शामिल हैं। हम्म। अब 11,000 लोगों में से कोई सिर्फ 20-25 लोग आगे आए हैं जिन्होंने उस फंड में हिस्सा लिया है ना? बिल्कुल। लेकिन मेरी अभी यूके में बात हो रही थी, अप्रोच करने वाले जो है ना कि हमें साथ में, अब देने वाला कोई नहीं है, जाने वाले सारे ही हैं। आ रही है। भाई अगर हमने अपनी कौम को अपलिफ्ट करना है तो फिर छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। इनिशिएटिव उठाना। छोटी 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 इनिशिएटिव्स लेके हमें आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे की सपोर्ट में खड़ा होना होगा। एक चीज मैंने बहुत अच्छी अभी मेरी शाहजी साहब से बात हो रही थी, एक बहुत अच्छा फिक्रा उन्होंने ना मेरे जहन में डाला है। वो ये है कि इफ यू आर मोर established यू विल बी मोर एक्सेप्टेबल। हम्म। जबरदस्त, बिल्कुल। हम इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, हम इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं, हम दर्दियां समेट रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जी देखो साडा पाकिस्तान च ए हो गया जे, आइंदा भी होएगा, सानू तो कड्डो, सानू बचाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, ये बिल्कुल जीरो है। तो हम जीरो पे खड़े हैं लेकिन हम 100 की तवक्को कर रहे हैं। सर 100 आप तब अचीव करोगे जब आप 0 से 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे, फिर आप 100 पे जाओगे। आप एकदम से कहो कि जी बाहर के बैठे हुए लोग आपको जो है वो एकदम से अचीवमेंट्स दे दें, तो ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि अब उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत सारी अमदाद उनके पास पहुंच गई हुई है। अब मदद मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। और उनको इस चीज पे माइल करना पड़ेगा, आमादा करना पड़ेगा कि भाई काम करें, चाहे तो इस पे सेमिनार्स हों, चाहे तो उनकी तरबियती कॉन्फ्रेंसेज हों, चाहे जो कुछ मर्जी हो, हमें अपने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना पड़ेगा। ये एकदम चेंज कोई नहीं आना, और मुल्क छोड़ के भाग जाना हल कोई नहीं है। बिल्कुल। मैं ये इसी पे इसके आप जी जी। सॉरी। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी इसी बात पे आ रहा था कि जो थ्योरीज आजकल चल रही हैं तो उस वो क्या वैलिड हैं कि मुल्क छोड़ के हिजरत कर जाएं और अलग सूबा और अलग मुल्क की भी बात हो रही है, फ्री लैंड वाले भी हैं, अलग सूबे वाले भी हैं। कुछ कहते हैं धरने दे दो एम्बेसीज के बाहर, कुछ कहते हैं ईरान के बॉर्डर के थ्रू हिजरत कर जाएं। तो क्या ये सारी चीजें आपको लगती हैं कि इनका कोई हकीकत में कोई मानी है और ये कोई वक़्त रखती हैं, ऐसी बातें? सर मैं आपको बताऊं, इन लोगों के जहनों में शायद सीरिया का और बर्मा का मॉडल है, हम्म। लेकिन उनके लिए दूसरे ममालिक ने अपने बॉर्डर्स खोले थे, वेलकम करने के लिए अपने बाजू फैलाए थे उन्होंने। हम्म। अब तक किस मुल्क ने हमें वेलकम करने के लिए ऑफिशियली बयान दिया है कि आओ आप हिजरत करो हम बॉर्डर खोलते हैं? हाँ। किसी ने नहीं है।
किसी एक मुल्क ने आपके हक में बयान दिया हो कि भाई अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हिजरत करें, आ जाएं, हम बॉर्डर खोलते हैं? किसी मुल्क का कोई ऑफिशियल बयान अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन स्किल्ड लोगों को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहते हैं। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा ताकि वो अपने दरवाजे ओपन करें। सबसे बड़ी मिसाल मैं अपने खित्ते में से देता हूँ, वो कश्मीर की है। गुज़श्ता 76 सालों से वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हम्म। सर वो क्यों नहीं माइग्रेट करके पाकिस्तान आ जाते? पाकिस्तान क्यों नहीं अपने डोर्स ओपन करता उनके लिए? बिल्कुल ऐसे। है ना? जी जी वो ऐसे। वहां पे क्यों, वो वहां पे क्यों मुसलसल जद्दोजहद किए जा रहे हैं, जद्दोजहद किए जा रहे हैं, जद्दोजहद किए जा रहे हैं कि हमें हमें आजादी मिलेगी, ये कितना हम। उसकी वजह ये है कि वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। सिंसियर है। उन्हें अपने उस धरती से जिसमें वो पैदा हुए प्यार है। हम्म। हमें अपनी धरती से क्यों नहीं प्यार? हम जद्दोजहद की डायरेक्शन को क्यों चेंज करके हम अपने आप को इस लेवल पे लेके आते हैं कि हमारी परसिक्यूशन हो ही ना सके? सिख मॉडल देख लें, बिल्कुल ऐसे। सिखिज्म को देख लें, सिखिज्म को देख लें। सिखों ने जद्दोजहद की और अपने आप को वेल स्टेब्लिश किया, इस पर कोई शक नहीं। वेल स्टेब्लिश किया उन्होंने। और उसकी वजह से अब दुनिया में, अब यूके में, अब कुछ दिन पहले फिर उन्होंने वो फ्रीडम के लिए अपना वोटिंग की है। हम्म। सर ये पुरअमन जद्दोजहदें होती हैं, इनको किसी पर्पज के तहत तय किया जाता है। एकदम नहीं होता कि जी आप हिजरत करके ईरान के बॉर्डर पे आ जाओ। ईरान के बॉर्डर पे जाके आप करोगे क्या? हम्म। ना तो ईरान आपके लिए बॉर्डर खोलेगा कि जी आ जाओ। रिफ्यूजीज सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और दूसरा आपको ऑफिशियली आप रिकग्नाइज नहीं है यूएनओ से। हम्म। अगर आपने रिफ्यूजी होना ही है तो पहले अपने आप को रिकग्नाइज तो करवाए ना कि भाई हमने हिजरत करनी है, मैं रिकग्नाइज करो। यूएन रिकग्नाइज करे तो कोई कोई मुल्क आपके लिए बॉर्डर भी खोले। जैसे अफगानिस्तान से लोग हिजरत करके यहाँ पे आए थे, रिफ्यूजीज आए थे, तो यूएनए उनको सपोर्ट कर रहा है, अभी तक फंडिंग यूएनए कर रहा है। हम्म। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो अब कुछ वापस जा रहे हैं और कुछ यहीं पे पढ़ लिख के अपने आप को एस्टेब्लिश कर गया हमें। तो सर ये आप प्रोसेसेस होते हैं हमें। फरहान भी, ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो बातें हैं, ये लोग या तो अपनी फैन फॉलोइंग के लिए बढ़ा रहे हैं, या फिर मतलब उनको कोई डायरेक्शन नहीं है और कोई समझ नहीं है, जो कि इस तरह की सारी बातें कर रहे हैं और लोग उनके पीछे कौम धड़ाधड़ उनको फॉलो कर रही है। तो उनको हमारे, फॉलो कर। अब हम ये चाहते हैं क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप आप जैसे बादशाह लोगों के साथ मिलकर हम ऐसी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से हमने ये नेशन टॉक का भी आगाज किया, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये सब बेमकसद बातें हैं, इनके पीछे नहीं पड़े, बल्कि अपने आप को स्किल्ड करें, अपने आप को एजुकेट करें और अपने अंदर खुददारी बेदारी पैदा करके तभी आप एक कौम की शक्ल में अरूज को हासिल करेंगे। तो आप क्या समझते हैं फरहान भाई, अभी जो जड़ावाला के इलाके हैं उनको जितने भी लोग मदद की रखते हैं, उसमें जज्बा रखते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी इमदाद करने के लिए, जैसा आपने बताया, और भी लोगों की तवज्जो से हमें पता चला कि वहां पे अभी लोगों के पास मतलब हर तरह से अशिया मौजूद हैं, उनके इस्तेमाल के लिए भी, उनके खुर्दोनोश के लिए भी। तो क्या अब हमें उनकी मदद में स्किल्ड प्रोग्राम शुरू कर नहीं लेने चाहिए, या कोई एजुकेशन के लिए कुछ काम ऐसे शुरू कर दें कि वहाँ के बच्चों को हम पढ़ाना शुरू कर दें, वहाँ के लोगों के लिए कुछ मौके फराहम कर दें, जॉब्स क्रिएट कर दें? उसके बारे में आपका क्या ख्याल? अच्छा सुनील भाई, इसमें एक मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, हिजरत पे, अलग सूबे पे, अलग मुल्क पे, बिल्कुल। ये एनर्जी जो है ये पॉजिटिवली बेस्ड होनी चाहिए। बेस्ड क्या, इन्वेस्ट होनी चाहिए आपकी यूथ में। उनकी स्किल्स डेवलप करें, उनको एजुकेट करें, और उनको कोई ऐसे प्रोफेशंस आप दें ताकि जो दूसरे ममालिक हैं वो आपको कबूल करने वाले बने। हम्म। आप वन बाय वन हिजरत कर सकते हैं, आप माइग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आप किसी दूसरे मुल्क में स्किल्ड वीजे पे जा रहे हो, या आपके पास कोई एजुकेशन का ऐसा म्यार हो कि वो मुल्क आपको कबूल करे। वेला वेले बंदे को कोई मुल्क कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके इस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हम बजाय इसके कि अपने लोगों को डी ट्रैक करें। और ये डी, मैं इसको डी ट्रैक इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे लोग सादा लोग हैं।
ये ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान से निकल जाने में ही सारा हल है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर ये पाकिस्तान से निकल के जाएंगे तो इनको आगे जाके भी काम करना पड़ेगा। और काम की आदत अगर यहाँ नहीं होगी तो दूसरी जगह पे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। वो वेले लोगों को अकोमोडेट नहीं करते हैं। हम्म, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हमें यहीं पे रह के अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा, एजुकेशन को डेवलप करना होगा, अपना अपना सोशल सर्कल मजबूत करना होगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने सर्कल में ला के उनको एनर्जाइज करना होगा, उनको मोटिवेशन देनी होगी ताकि वो अपने पैरामीटर्स दोबारा से तय करें। हमारे पैरामीटर्स खराब हैं। हम्म, हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है और जो मजहबी इसकी जो सियासी लीडरशिप है, ये बुरी तरह से नाकाम रही है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने करने में। एक बड़ा अलमिया है। जो सियासी लीडर, हाँ जी, सियासी लीडर जो होता है ना सर, उसके अंदर कर्ज होनी चाहिए। हम्म, वो कौम को लीड कर रहा होता है। अगर कोई मिसाल अब मैं दे सकता हूँ कि अगर सुनील भाई हमारे सियासी लीडर हैं, तो सुनील भाई अगर वहां पे कोई बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो कौम का नैरेटिव वहां पे पेश कर रहे हैं। अब हमारी सियासी लीडरशिप हमारा नैरेटिव वहां पे बयान करने में नाकाम हुई है। अब चाहिए तो ये था कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है ये अपने ऐवानों में वहां पे अपने इस्तीफे पेश कर देती कि भाई इस मुल्क में रहते हुए मेरी कौम के साथ ये हो रहा है, मैं कैसे आपकी असेंबली का हिस्सा रहा हूँ। हम्म, लेकिन उसके बरक्स हुआ है कि ये अपने आकाओं के साथ जो है वो ज्यादा वफादारी निभाने के चक्कर में अपनी कौम को इन्होंने पसपाई की तरफ धकेल दिया हुआ है। अब इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने लोगों को एजुकेट करें, उनको स्किल्स दें, उनको काम की मोटिवेशन दें और इसके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करें। इसके लिए आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक दफा से नहीं होगा। एक दफा से हमारी कौम किसी काम को करने के लिए कभी तैयार नहीं होती है। हमें बार बार दस्तक देनी होगी इनके जहनों पे। इनकी सोचों को तब्दील करना होगा, इनके सोचों के धारों को तब्दील करने होगा। हमें से हर कोई चाहता है कि वो तरक्की कर ले, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। हम्म, हमें इनको सिखाना होगा, जैसे हम छोटे बच्चों को लिखना सिखाते हैं, हमें हमें यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना होगा। हमें इन्हें बताना होगा अगर ये मेहनत भी करते हैं तो इनकी डायरेक्शन गलत होती है। ये हम्म, मेहनत भी करते हैं तो ये पैसा लेके, कर्ज उठा के, सूद पे लेके शादी अटेंड करना मुनासिब समझते हैं। बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझते। इनको ये है कि जी मैं कर्जा लेके अपने बेटे की सालगिरह कर लूं या बेटी की सालगिरह कर लूं और गज बज के कर लूं, शरीके को पता चले। सर इन चीजों से बाहर आना होगा। बिल्कुल इन है। चीजों से बाहर आना होगा। इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। आप जब पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आता है। आपकी नस्ल जो है वो बेली नस्ल नहीं बनेगी। बाइबल में लिखा है कि जो जो ईमानदार वालिदैन है ना, उनकी औलाद बाबरकत होती है। तो इसका मतलब है जो मेहनती वालिदैन होंगे उनकी औलाद मेहनती होगी ना, क्योंकि अच्छा। वो अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देख रहे हैं। अगर अगर उनका माँ बाप दूसरों पे तनकीद करने की बजाय तनकीद कर रहा हो, दूसरों को गालियां दे रहा हो, हालात को कोस रहा हो, लेकिन काम ना कर रहा हो, तो बच्चा भी आगे वही काम करेगा। ऐसे ही जो देखेगा बच्चा वो वही काम करे। वो करेगा। हमें हमें तहरीक देनी होगी। हमें तहरीक देनी होगी। एजुकेशन इनफ नहीं है। एजुकेशन के साथ स्किल्स होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ डायरेक्शन होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ मोटिवेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के साथ आपको गाइड करने के लिए आपके पास मेंटोर का होना जरूरी है। आपके पास एक गाइडर का होना जरूरी है। हमारी कौम में थिंक टैंक्स बनने चाहिए जो डायरेक्शंस तय करें, जो हालात को एनालाइज करें, सॉल्यूशंस पेश करें, और फिर जो वर्किंग बॉडी है वो उन पर वर्क करे। सर इस तरह हालात चेंज होने हैं। हम हालात का हम वो ना, हमारा एक टीचर था तो वो ना एक ना, कभी किसी बच्चे ने कहना ना कि जी मेरे साथ ये हो गया तो मेरे साथ वो हो गया। जब हम कराची में थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे मेडिकल की, तो वो एक शेर सुनाया करता था। वो कहता था कि हमदर्दियों की भीख सी देने लगी हैं लोग, हर किसी से हाले दिल ना कहा करो। वाह। हमें हमदर्दियां समेटने की आदत पड़ गई हुई है। हमें खुद तरसी की आदत पड़ गई है जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। हमारे अंदर वो कोई नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं है। जब तक आप अपने आप को ऑनर नहीं करेंगे, नेचर आपको कैसे ऑनर करेगी।
नहीं कर सकती। आप जो सोचते हैं, जो आपके अंदर है, बाइबल में लिखा है कि जो इंसान के दिल में है वही वो बाहर आता है। जो आपके अंदर है वही बाहर आना है। हम्म। शाहरुख खान की फिल्म है कि वो कहता है कि अगर आप दिल से किसी चीज के लिए कोशिश करते हो तो फिर पूरी कायनात उसको जोड़ने के लिए, उसको करने के लिए आपकी हेल्प करती है, और ये हकीकत है। जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हो तो कुदरत आपके लिए दरवाजे खोलती चली जाती है। बेशक। लेकिन हम इससे इससे अभी बहुत परे हैं। हमें शुरू करना पड़ेगा। और मैं यानी कि अपॉर्चुनिटी क्लब के प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर करना चाहता हूँ कि आप स्टेप फॉरवर्ड आएं और एक थिंक टैंक के काम का कोई इरादा करें, जिसमें आप पढ़े लिखे लोग हों, जिसमें जो माशरे की सही अकास हों, जो माशरे के सही अकास हों, वो एक थिंक टैंक आप जो है वो बनाएं, ताकि वो आपके जो मौजूदा हालात हैं, एक तो के एनालाइज करे, दूसरा आने वाले सिनेरियो के एनालाइज करे, और उसके नतीजे में सॉल्यूशंस पेश करे, और उन सॉल्यूशंस पे काम होना शुरू हो। तब जाके 10 साल का भी गोल सेट कर लें, कोई 20 साल का कर लें, ताकि चेंज आए। चेंज लाने के लिए हमें बार बार इनकी ना सोचों पे दस्तक देनी होगी। हमें इनको निकालना होगा। अब होता क्या है कि वो बाइबल में लिखा है कि नहलाई हुई सूरनी जो है ना, वो वापस कीचड़ की तरफ चली जाती है, और कुत्ता अपनी क्या की तरफ, है ना। ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली अल्फाज भारी हैं, सख्त हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा, हमारी यही आदत है। बिल्कुल। हमारे लोग निकाल निकाल के हमें अच्छे सेटअप्स की तरफ लेके आते हैं, लेकिन हम फिर वहीं पे चले जाते हैं। जैसे आप भट्टों की मिसाल ले लें, लोग जाके पैसे पे करके उनको गुलामी से निकाल के लाते हैं। आप 7वें 8वें दिन देखें, वो दोबारा से उनसे पैसे लेके फिर उन्हीं के गुलाम हो जाते गुलाम हो गया। तो इसमें हैं। तो हमारे अंदर खुद। डाल रहे हैं उनको तो, हाँ जी। बल्कि कौमों। के लोग ऐसे काम करना छोड़ देंगे, और जो सही हाँ हक जी, बिल्कुल। भी हक माना जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें बाहसियत कौम बहुत कुछ अभी सोचना है और बहुत कुछ अभी करना है, और उसके लिए हमें बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे। इस तरह डी ट्रैक करने के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए लोगों के जज्बात से ना खेला जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं उन सहबान को मुखातब करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि खुदारा कौम के जज्बात से ना खेलें। खुदारा इनको ठीक डायरेक्शन दें। आप तो बैरून मुल्क बैठे हैं, आपको तो रियासत के ना जबर का पता है, तो ना आपको रियासत के दुख का पता है। लिहाजा आप रियासत को लोगों के खिलाफ मत उकसाएं, क्योंकि लोग जब कुछ ऐसा करेंगे तो रियासत उनके मुकाबले में आके खड़ी होगी, जो कि हमसे बेहतर नहीं होना। हम तो चार लोग की एहतजाज करना तो उसके लिए इकट्ठे नहीं कर पाते। हमारे लोग डरते हैं, निकलते कोई नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी उन तमाम साहिबान से रिक्वेस्ट है जो मुल्क का, सूबे का और हिजरत का मशवरा दे रहे हैं, वो खिलवाड़ बंद करें और अपने आप को कौम की पॉजिटिव चेंज में पेश करें। जो एनर्जी वो वहां वेस्ट कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए, ताकि अगले 10-20 साल में आपकी कौम उस लेवल पे खड़ी हो जहां पे उसकी प्रोसिक्यूशन मुश्किल हो, जहां पे उनको दुख देना मुश्किल हो, जहां पे जब वो कोई बात करें तो उसका इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा है। हम्म। अभी अभी हमारी कौम को बहुत हल्का लिया जाता है, जिसका दिल चाहता है वो आके लताड़ता और चला जाता है। लेकिन हमें वजनी बनना होगा, अपने अंदर वजन पैदा करना होगा, अपनी बातों में वजन पैदा करना होगा, कामों में वजन पैदा करना होगा। फिर जाके कहीं रियासत आपको कंसीडर करेगी। इकोनॉमी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके पास अगर पैसा है, अगर आप बाहर बैठे हैं, तो अपने लोगों की इकोनॉमी को बेहतर करें, इनके लिए सेटअप्स लगाएं, इनके लिए बिजनेस लगाएं। बेशक ऑनर आप खुद रहें, हम्म। लेकिन आप इनको काम के लिए ले सकते हो। शार्प माइंडेड लोग हमारे बहुत हैं, बेशुमार। स्किल्ड भी हैं। आप क्यों नहीं उनको पिक करते और यहाँ पे आप उनको इस तरह के सेटअप्स लगा के देते कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरीन रोल प्ले करें। जब आप इकोनॉमी में बेहतरीन रोल प्ले कर रहे होंगे तो रियासत आपकी सपोर्ट में खड़ी होगी, मजबूरी है उसकी, उसकी मजबूरी है। लेकिन जब है ही आप वेले निकम्मे और आप सिर्फ रियासत से कहते हैं कि दे, तो फिर रियासत क्यों आपकी सपोर्ट करे। बहुत सारे मसाइल हैं जिनको डिस्कस होना जरूरी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया और मुझे सुना। ये भी बड़ी बात है, सुनना भी। नहीं, जब बात ठीक ये हो भी तो मुश्किल। उसको सुनना पड़ता भी और सुनना चाहिए भी। तो आपकी हम हाँ। आपकी ये सारी बातें
अवाम के दिल पर चोट करें और कौम इस बात के लिए मुस्तैद हो जाए और इस बात को समझे, जैसा कि आपने कहा, हर शख्स अपना अपना काम करे, जैसा कि कलाम भी हमें सिखाता है कि हम मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं और हर अज़ा को अपना काम करना पड़ेगा अभी, तभी जाके बॉडी ठीक तरीके से। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपकी तमाम तर बातों के लिए सर हम आपके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से, और इन सारी बातों का रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वैलिड बातें थी और हमें चाहिए कि हम इन पर अमल दरामद करें। अच्छा फरहान भाई, अभी तक की आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे जो लग रहा है कि अब जड़ावाला के जो मसीही हैं उनको माली मदद की जरूरत नहीं है, उनके साथ उनके पास हर एक चीज अफराद से मांगू है। खुदावन के फजल से खुदा के लोगों ने बहुत कुछ किया उनके लिए, हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सो अब क्या इससे अगला जो स्टेप होना चाहिए वो एजुकेशन की तरफ, वो स्किल की तरफ होना चाहिए कौम का, जो अभी भी लोग उनकी मदद करने की तमन्ना रखते हैं या मदद करने का जज्बा है उनके अंदर, तो क्या वो लोग किस तरीके से उनको एजुकेट करें, किस तरीके से उनके लिए जॉब क्रिएट करें, और आपका मजीद आगे क्या प्लान है इस सारे मामले में? मैं इसमें थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा सुनील भाई। नंबर एक, आपकी वही बात कि उनको माली मदद की इस वक्त जरूरत नहीं है, जी। और सामान भी उनके पास बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। अब जरूरत इस अमर की है कि उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं हम्म। और उनको काम की तरफ माइल किया जाए। अब दो तरह की चीजें हैं, कुछ ऐसे सफेद पोश लोग हैं जो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खा लेते हैं, और एक वो तबका है जो काम नहीं करना चाहता। वो ये सोच के बैठे होते हैं कि अज लाहौर तो या कितों होर जड़ा ना पक्या पक्का खाना आ जाना है, ठीक है, खाना खावांगे, माल साढ़े को वाधू जमा हो गया है, काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक हम्म। है। एक वो तबका है। अब इस तबके को काम की तरफ माइल करना इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह यह है कि काम नहीं करेंगे तो उसके बाद इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं, हर्डल्स जो हैं, वो इनको फेस करने पड़ेंगे। और उसके लिए एक तो इनको एजुकेट करना जरूरी है, और दूसरा कोई कॉन्फ्रेंस टाइप चीज होनी चाहिए या कोई सेमिनार टाइप चीज होनी चाहिए जिसमें इन लोगों को हम एजुकेट करें, इन लोगों को काम की अहमियत के बारे में बताएं, मेहनत के बारे में बताएं, क्योंकि बाइबल इसमें बहुत कुछ बोलती है। कोई। बिल्कुल। बाइबल जो है वो मेहनत के हक में बहुत ज्यादा बोलती है। बाइबल इमसाल की किताबा पढ़ ले, वहां लिखा है कि मेहनती का हाथ जो है वो दौलतमंद हो जाता है, लेकिन कंगाल जो है वो, जो सुस्त आदमी है वो कंगाल हो जाते हैं। हम्म। तो हमें अपने लोगों को थोड़ा सा इस चीज की तरफ माइल करने की जरूरत है, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा इनका माइंड सेट तब्दील करने की जरूरत है। हम्म। ये जो खुद तरसी है ना सर, ये इंसान को किसी खाते का नहीं छोड़ती। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। आपके अंदर, हाँ जी, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर ईगो होनी चाहिए, आप अपने बलबूते पे कुछ करने का हौसला होना चाहिए, ना कि हम दूसरों की बात में भरोसा करें। ये बाइबल की तालीम के खिलाफ है। बाइबल में लिखा है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान के बाजू पर भरोसा करता है। हमें भरोसा करना होगा खुदा की कुदरत पर और अपनी एबिलिटीज पर, जो उसने एबिलिटीज दी हैं, जो उसने हमारे अंदर काबिलियत रखी है, हमें उसे निकाल के बाहर लाना पड़ेगा, डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू होगा। और जब आप स्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, जब आप किसी मुकाम पे होंगे, तो आपकी प्रोसिक्यूशन आसान नहीं होगी, आपको टारगेट करना आसान नहीं होगा। अब क्या वजह है सर कि कुछ ऐसे लोग जो स्टेब्लिश्ड बैठे हुए हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती? है पाकिस्तान में वो एक तबका है, बहुत पावरफुल तबका है, कोई शक है नहीं। ना, उनकी बिल्कुल। उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती। इवन के मार्केट भी उनको स्पेस देती है कि भाई आप काम करो। हम्म। इवन के आपकी दूसरी कम्युनिटी जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो आपके साथ काम करके खुशी महसूस करती है ना। जी जी, ऐसे ही। तो हमें हमें उस नहज पे आना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लॉयल्टी इज द की ऑफ सक्सेस। यस। अगर आप लॉयल नहीं हैं किसी भी काम से, ठीक है, हम यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देते हैं ना, तो हम कुछ चीजें उनके दिमागों में ठूस ठूस के भरते हैं। एक ये है लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग। सब कुछ जरूरी है, बिल्कुल। अगर ये चार चीजें आप में मिस हैं, इन चारों में से कोई एक
एलिमेंट भी आप में मिस है तो आप ये मत समझें कि आप किसी भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। आपको इन चारों एलिमेंट्स को जो है वो बराबर लेके चलना होगा। आप में ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, आप में लॉयल्टी भी होनी चाहिए, आप में हार्ड वर्किंग भी होनी चाहिए और पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जब ये आपके अंदर होंगी तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मेहनती के हाथ को खुदावंद ब्लेस करता है। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें वो बरकत का हुक्म देगा, ये वादा है उसका। बिल्कुल। हम उन वादों से हट गए हुए हैं, हम फिर गए हुए हैं उन चीजों से। हमें ये करना है कि हमें अपने छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं। आप जॉब्स करें, जॉब्स के साथ साथ अपने छोटे छोटे सेटअप से स्टार्ट करें। छोटे से शुरू करके आप बड़े की तरफ जा सकते हो, एकदम बड़े शुरू नहीं होने हैं, हमें ये समझना होगा। यस। हमें ये समझना होगा कि एकदम हम आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकते हैं, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। हमें कलेक्टिव जो है वो मेहनत करनी होगी, एक दूसरे का हाथ बनना होगा, एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन था कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। हम एक तो अपॉर्चुनिटी क्लब, आपने भी उसको ज्वाइन किया हुआ है, अब उसमें से हम क्रीम निकालते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा बंदा जो है हमारे साथ एंगेज हो रहा है ज्यादा, कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा बिजनेस टाइप का है, कौन सा नहीं है। हम वहां से क्रीम लेते हैं, क्रीम लेके हम उसको ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करके हम उसको फील्ड में उतारते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये किया है कि हमारे बड़े भाई हैं नासिर शिराजी साहब, एक बुक लिखी है बैम के नाम से, बिजनेस एज ए मिशन। हम्म। अब सर तीन तरह के एलिमेंट हैं जो डिस्कस किए गए हैं बहुत ज्यादा। तीन तरह के एलिमेंट्स हैं जिनमें से एक डिस्कस किया गया है बहुत ज्यादा। एक है आपका स्पिरिचुअली, ठीक है। दूसरा है सोशली, ठीक है, और तीसरा है प्रोफेशनली। ठीक। अब चर्च ने स्पिरिचुअली तो बहुत ज्यादा टीच कर लिया, हम्म। बहुत ज्यादा आपको स्पिरिचुअली जो है वो खुदावन की तालीमात आप तक पहुंचा दी। लेकिन वो दो एलिमेंट मिस कर गया, एक तो सोशली और दूसरा प्रोफेशनली, हम्म। जिसकी वजह से आपकी नौजवान नस्ल इस वक्त पिस रही है। अब चर्च की जिम्मेदारी थी कि वो सोशली किस तरह आपके बच्चों ने इस माशरे में रहना है, वो हम्म। उनको टीच करना जरूरी था। बिल्कुल ऐसे ही। शादी शादी के टॉपिक पे बात होना चर्च में इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। बेटियों को बताना जरूरी है कि आप मसीह की शहजादियां हो और आपका रख रखाव कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। लड़कों को बताना जरूरी है कि आप मसीह के शहजादे हो और आपका रख रखाव कैसा होना चाहिए। माशरे में आपका क्या रोल होना चाहिए, आपने किस तरह का रिएक्ट करना है, अगर कोई और सवाल आपके पास आता है तो आपने उस पर कैसे रिएक्ट करना है। ये हमें सिखाना था, हमने नहीं सिखाया। दूसरा, चर्च प्रोफेशनली जो है ये इसने इसने स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया, बच्चों को जो स्किल्स हैं वो इसने डिलीवर नहीं किए। ये चर्च की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने जो नौजवान यूथ हैं उनकी, संडे स्कूल पे तो जोर देते हैं हम, लेकिन जैसे बच्चा 12 साल का होता है आप उसको छोड़ देते हैं। हम्म। अब 12 साल के बाद ही तो उसकी आपने पॉलिशिंग शुरू करनी है। बिल्कुल। 12 साल के बाद ही तो आपने उसके अंदर जो है उसने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है। आप उसको उस वक्त छोड़ देते हो, आप उसको उस नहज पे ला के छोड़ देते हो जिस नहज पे उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर वो रास्ते तलाश करता है अपने, या तो माँ बाप को देख देख के कर रहा होता है या वो माशरे को देख के कर रहा होता है। अब चर्च को यहाँ पे ये चाहिए था कि प्रोफेशनली स्किल्स के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट्स करते, बच्चों को चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट दे के स्किल्स दिलवाते या अपने चर्चेज में कुछ ऐसा करते। ठीक है, लेकिन हम इसमें हुए नाकाम। अब उसका खमियाजा हमारी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और भुगतना इस तरह पड़ रहा है कि अब कोई भी उठता है, उसके पास एक बहाना है तौहीन मजहब का, वो लगाता है और हमें ह्यूमिलेट करके चला जाए, ऐसे ही। है ना। जी जी। हम सिखाने में नाकाम हुए हैं, हम सिखाने में नाकाम हुए हैं अपने बच्चों को कि हमने रिएक्ट कैसे करना है, हमें हमें इनके दरमियान में कैसे रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसने कहा था कि तुम लोग भेड़ियों के दरमियान में गोया भेड़े हो, टिड़े। भेड़े है ना, तो हमें सांप की तरह तो होशियार रहना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें नाकाम हो। तो अब जरूरत इस अमर की है कि चर्च का पुलपट जो है ये सर बहुत पावरफुल है, कोई शक नहीं। बहुत पावरफुल है। वहां से जो बात की जाती है वो वैल्यू रखती है और लोग उसका ऑनर करते हैं। हम्म।
अब अगर चर्च ये बात करे कि आप अपने बच्चों को भाई इस तरह ट्रेंड करें, उस तरह करें, इनको इनको स्किल्स दें, इनको हायर एजुकेशन की तरफ मूव करवाएं, इनको छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करवाएं, चर्च स्टेप फॉरवर्ड ले, चर्च 50,000 अगर लाख रुपए दे के किसी बच्चे का बिजनेस छोटा स्टार्ट करवा देता है कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट टीम को साथ लेके, तो हम्म। कल को वो बच्चा 2-4 साल जब उस बिजनेस में लगा लेगा तो वो खुद एक्सपर्ट होगा। होगा और इस लेवल पे आएगा कि वो एक तो चर्च की सपोर्ट अच्छी कर सकेगा, दूसरा वो किसी और की जब उसकी मदद की गई होगी ना तो उसके अंदर ये जज्बा होगा कि वो भी किसी की मदद करे। फरहान भी वो भी मेरे किसी की मदद करे। हाँ आखिरी जी। सवाल का लेकिन जवाब जी 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 जी, जी लेकिन ऐसा चर्च यहाँ पे सिर्फ ये कहता है कि दिए जाओ, जी लेने वाला क्वेश्चन ना करो, ऐसे ही है। लेने वाला क्वेश्चन ना करो। उसकी वजह से हमारे लोगों के अंदर भी यही रवैया डेवलप हुआ हुआ है कि बस लिए जाओ, देने वाला सवाल ना करो। एग्जैक्टली यही लोग देखते हैं जो उधर से देख रहे हैं लीडरशिप की तरफ से, और फिर आगे वही इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही था कि हमारी लीडरशिप का इसमें क्या रोल है। सो उसका जवाब आपने मेरे सवाल से पहले ही बड़ा खूब खूब तरीके से दे दिया। सो मैं भी आपकी बात को सेकंड करूंगा और इसको बढ़ाते हुए एक बात जरूर करूंगा कि जब चर्च या लीडरशिप ने इस बात को नहीं देखा और उन्होंने ये काम नहीं किए, उसका खमियाजा आज कौम जरूर भुगत रही है। और अगर मजीद भी चर्च इस बात पे खड़ा नहीं होगा, चर्च को आपने जैसे कहा कि उन्होंने स्पिरिचुअली तो कौम को बहुत मजबूत कर दिया, और वो इतना मजबूत कर दिया कि आज एक गोरा आता है तो पीछे लाइनें लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इतना मजबूत कर दिया ईमान। है। ठीक है। अब वाले पे तो एतमाद ही नहीं है उसका, और खुदा के ऐसे ही। यहाँ पर कोई मतलब कोई हाव नाव नहीं है, तो मतलब वो दोनों तरह से ही नाकाम रहा है। ठीक है। ऐसे ही। तो हमें अभी फोकस इस बात पे करना होगा। खैर ये तनाज़े हैं या इख्तलाफात, इनको हम एक साइड पर रख के अब हम सबको एक होकर सोचना पड़ेगा। आखिर में मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि हम एक कौम होकर बाइज्जत कौम अपने आप को देखकर सब एक दूसरे के का सहारा बने। लीडरशिप को भी चाहिए कि वो इन तमाम तर मामलात पर नजर करे, देखें इनको इनको अकाउंटेबिलिटी में लाएं और इसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू करें। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स लोग हैं जैसे कि आप हैं, आपकी टीम है, और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनके साथ मिलना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम एक कौम को आगे लेकर चलेंगे। फरहान भाई, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ये सेशन हमें एंड करना पड़ेगा। तो जरूर किसी नए सेशन में आपकी हम खिदमात भी लेंगे, आपकी राय से कौम को आगाह करेंगे, और मजीद मिलकर इसी तरह से काम करते रहेंगे हम तो खुदावंद के लिए। और खुदा जरूर मुमकिन करेगा कि कौम को आगे बढ़ाए, तरक्की दे। सो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, सबसे गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस सेशन जो हैं जो हम कर रहे हैं, क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप, इसी का मकसद सिर्फ यही है। बहुत सारे लोग जैसे अभी फरहान भाई इनकी टीम है, बहुत सारे लोग का काम कर रहे हैं, कौम की फलाह बहबूद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमें देखने और तजर्बे में ये बात आई है कि कौम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उस तरह से उठाती जिस तरह से हम एफर्ट कर रहे हैं। सो आप लोग जरूर अपने इन सारी अपॉर्चुनिटीज का बिल्कुल। फायदा उठाएं, इनसे इनको अवेल करें, ताकि आप भी मजबूत बने और आपकी कौम भी मजबूत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फरहान भाई। खुदा हाफिज।